केंद्रक की संरचना। तो हम कोशिका के बारे में अपना चैप्टर चल रहा है। जीवों की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, उसे कोशिका कहते हैं। और कोशिका है, उसकी जब संरचना पढ़ रहे हैं, उसकी संरचना में हमने कोशिका झिल्ली पढ़ ली, कोशिका भित्ति है वो पढ़ ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच नीचे की ओर वो जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य के बारे में उसके अंदर कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ चुके हैं। अब कोशिका की जंतु कोशिका है, उसमें तो बीचों बीच, और पादप कोशिका है उसमें पार्श्व के अंदर एक क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। केंद्र, अब देखो केंद्रक की संरचना पढ़ रहे थे। केंद्रक की संरचना को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला था केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के बाहर की ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, जो 2 होती है, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली। बाह्य झिल्ली पर सूक्ष्म राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था केंद्रिका। केंद्रिका होती है वो केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली एक वर्ताकार संरचना, जिसका नाम क्या होता है, केंद्रिका। इस केंद्रिका का नाम बोमिन ने दिया था और इसकी खोज फोंटाना ने की थी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है तीसरा, वो है क्रोमेटिन पदार्थ। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है क्रोमेटिन पदार्थ। तो 3 नंबर हेडिंग लगानी है, क्रोमेटिन पदार्थ। नंबर 3 हेडिंग है क्रोमेटिन पदार्थ। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ। देखो, कोशिका विभाजन की अंतरावस्था के दौरान, कोशिका विभाजन की अंतरावस्था के दौरान, यानी कोशिका सिद्धांत में हमने पढ़ा था, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, और ये बात बताई थी रुडोल्फ विर्चोव वैज्ञानिक ने। तो नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। जब कोशिका पुरानी से नई बनती है तो कोशिका के अंदर विभाजन होता है, और इस विभाजन को कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये कोशिका विभाजन की अलग अलग अवस्थाएं होती है, उनमें से एक अवस्था का नाम होता है अंतरावस्था। तो ये कोशिका विभाजन का आगे टॉपिक आएगा अपने, जिसमें हम पढ़ेंगे। तो एक बार यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन की अंतरावस्था के दौरान, जब कोशिका विभाजन की क्रिया होगी तब इसकी अंतरावस्था आएगी ना। इस अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ जालिका के रूप में आ जाता है। तो केंद्रक के अंदर जो भी क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो एक जालिका के रूप में आ जाएगा। कोशिका विभाजन के दौरान यह धागे नुमा कुंडलित संरचनाओं गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है, जिसमें मुख्यतः डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो कोशिका विभाजन के दौरान ये क्या है, धागेनुमा कुंडली संरचना यानी गुणसूत्र का निर्माण कर लेगा। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ वो किस में बदल जाएगा, गुणसूत्र में। इस गुणसूत्र में मुख्य रूप से डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन होता है। अंतरावस्था में यदि गुणसूत्रों को एसिटोकाइमिन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाए तो ये गहरे रंग के भाग दिखाई देते हैं। इन्हीं हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। कि अगर इनको अंतरावस्था दौरान इनको अभिरंजित किया जाए, इनको रंगीन कण में स्टेन किया जाए इनको, तो स्टेन करने पर ये गहरे रंग के भाग में दिखाई देंगे और इन्हें हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे। और जो हल्के रंग के भाग दिखाई देते हैं उनको यूक्रोमेटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन वाला भाग अधिक संघनित होता है, जबकि यूक्रोमेटिन भाग कम संघनित होता है। हेटेरोक्रोमेटिन वाला भाग आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होता है, जबकि यूक्रोमेटिन वाला भाग आनुवंशिक रूप से सक्रिय होता है। इस प्रकार क्रोमेटिन पदार्थ को अभिरंजित करने पर इनका अलग अलग दिखाई देना विषम पिनोप्सिस कहलाता है। हेटेरोक्रोमेटिन का गहरा रंग व यूक्रोमेटिन का हल्का रंग दिखाई देना धनात्मक विषम पिनोप्सिस कहलाता है। जबकि हल्के रंग का हेटेरोक्रोमेटिन व गहरे रंग का यूक्रोमेटिन दिखाई देना ऋणात्मक विषम पिनोप्सिस कहलाता है। ठीक है,
तो ये अपने 3 भाग हैं केंद्रक के, वो कंप्लीट कर लिए। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, क्रोमेटिन पदार्थ। अगला भाग है केंद्रक द्रव्य। अगले भाग का नाम है केंद्रक द्रव्य। देखो केंद्रक द्रव्य क्या होता है। केंद्रक में उपस्थित मैट्रिक्स वाला भाग केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक के अंदर जो मैट्रिक्स द्रव्य भाग पाया जाता है उस द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ है, वो इस वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। इसमें डीएनए प्रतिकृति की क्रिया द्वारा नया डीएनए बनता है। तो केंद्रक द्रव्य है, इसमें डीएनए प्रतिकृति की क्रिया होती है। डीएनए प्रतिकृति की क्रिया के द्वारा नए डीएनए का निर्माण किया जाता है और यह क्रिया है वो इसी भाग में संपन्न होती है। और अनुलेखन की क्रिया द्वारा डीएनए से आरएनए बनाया जाता है। एक क्रिया पाई जाती है प्रोटीन संश्लेषण की। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का सबसे पहला भाग होता है डीएनए से आरएनए बनना। तो डीएनए से आरएनए है वो इसी के अंदर ही बनाया जाता है। अगला अपना एडिंग है, अगली केंद्रक के कार्य। देखो केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण व नियमन रखता है। केंद्र का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य है कोशिका के सभी कार्यों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण और नियमन रखना। दूसरा कार्य क्या होता है, देखो इसमें उपस्थित डीएनए द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है। जो केंद्र के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, वह डीएनए आनुवंशिक लक्षण है। उन आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं, जो एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये कौन ले जाने का कार्य करता है इन लक्षणों को, डीएनए। तो डीएनए है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका में राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण किया जाता है। इसमें राइबोसोम की उप इकाइयां भी केंद्रक में बनती है। यह कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रखता है। इसमें डीएनए प्रतिकृति व अनुलेखन की क्रिया होती है। तो ये सभी केंद्रक के कार्य हैं। अगला पॉइंट है अपना गुणसूत्र। जो डीएनए के अंदर, जो केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ है, उसमें धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन धागे नुमा संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र, क्रोमोसोम, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और सभी जीवों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुणसूत्र। ये गुणसूत्र की संरचना बनाई हुई है सबसे पहले। क्या बनाई हुई है, गुणसूत्र की संरचना। देख लो सभी गुणसूत्र की संरचना। आगे देखो, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन पदार्थ धागेनुमा कुंडलित संरचना का निर्माण कर लेता है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो धागेनुमा कुंडलित संरचना का निर्माण करता है और इसे ही क्या कहा जाता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। गुणसूत्र की खोज है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी और इसे गुणसूत्र नाम है वो डब्ल्यू वाल्टेयर ने दिया था। गुणसूत्र का नाम डब्ल्यू वाल्टेयर ने, खोज स्ट्रासबर्गर ने। विकसित पादपों व जंतुओं में गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। जो विकसित पादप हैं, विकसित जंतु है, उनके अंदर गुणसूत्र है वो द्विगुणित अवस्था में होते हैं। जैसे कि मनुष्य के अंदर आपको बताया था 46 गुणसूत्र है, तो 46 गुणसूत्र है वो द्विगुणित कैसे होंगे, वो पाए जाते हैं 23 एन। ठीक है,
यानी गुणसूत्रों के 2 सेट हो गए, 23 के द्विगुणित हो गए ना, 23 कितने हो गए 46। इसको बोलते हैं 2n गुणसूत्र द्विगुणित, यानी 2n, n का मान कितना है 23 है। ठीक है, n का मान कितना है 23, तो द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि उनके युग्मकों में गुणसूत्रों की अवस्था n में पाए जाते हैं। गुणसूत्र है वो n ही होते हैं, उनमें गुणसूत्र आधे ही होते हैं। युग्मक बनेंगे, जैसे मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो n होती है। सामान्य आवर्तविधि पादपों के भ्रूणपोष में द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो भ्रूणपोष है आवर्तविधि पादप में, उनके अंदर गुणसूत्र, वो भ्रूणपोष के अंदर गुणसूत्र वो 3n अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः गुणसूत्र 2 से 20 माइक्रोन लंबे और 0.1 से 2 माइक्रोन चौड़े होते हैं। पादपों में गुणसूत्र जंतुओं की तुलना में लंबे होते हैं। पादपों के गुणसूत्र है वो लंबे होते हैं। ट्रिलियम पादप में सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। पक्षियों व कवकों में गुणसूत्र छोटे होते हैं। विभिन्न जीवों में गुणसूत्र की संख्या भी अलग अलग होती है। सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में 2 व सबसे अधिक रेडियोलेरियन में 1600 पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की जीवा अलग अलग, जो संख्या है गुणसूत्रों की वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। एस्केरिस के अंदर केवल 2 गुणसूत्र होते हैं। रेडियोलेरियन है उनके अंदर 1600 गुणसूत्र होते हैं। मटर में, पादपों में, मटर में 14, प्याज में 16 है, गेहूं में 42, चावल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जंतुओं में मानव में 46, ड्रोसोफिला में 8 और मेंढक में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं।